हेलो जी। नमस्कार, मेरा नाम है ललित कुमार कंबोज। वेलकम टू SUSM एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं माइनर पेपर जो कि NEP के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। NEP पूरे देश में लागू है और इसी में ये माइनर पेपर है। जिस माइनर पेपर को हम पढ़ेंगे इसका नाम है एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेज, पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ। ओके, इसमें 8 यूनिट में बटा हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में है निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए जैविक इनपुट, ये सिलेबस में है। पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन के लिए निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था का परिचय, ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ना है, समुद्र के बढ़ते स्तर को पढ़ना है कि समुद्र का बढ़ता स्तर किसे कहते हैं, इसको क्या समस्याएं हो सकती है आम जीवन को या हमारे जीवों को। और इसके बाद तूफानों और चक्रवातों के चरम जैविक प्रभाव पढ़ना है। भारत में जलवायु परिवर्तन के वर्तमान रुझान क्या है और इसका दूर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोलते हैं CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, अब निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निम्न कार्बन का अर्थ होता है कि निम्न कार्बन, इसका मतलब जहाँ पे कम से कम कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेज जिसका कम से कम उत्पादन हो, जिसका कम से कम उसको किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश में कोई भी एक्टिविटी करते हुए कम से कम उसको पोल्यूशन कम हो, तो उसको हम निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था कहते हैं। सीधी सी बात है, इसको समझना है। यदि कोई देश अपने अनेक क्रियाकलापों से, जैसे कृषि क्रियाकलाप हैं या फिर उद्योगों के द्वारा या किन्हीं सेवाओं के द्वारा कम से कम ऐसी गैसों का उत्सर्जन कर रहा है या ऐसी गैसें उसमें पैदा हो रही हैं जिससे जिससे प्रदूषण बढ़े, ठीक। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि पोल्यूशन फैलाता है या फिर जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाता है, इसका उत्सर्जन कम से कम हो। ऐसा आर्थिक मॉडल को कोई देश अपनाए। अब कृषि में कैसे होता है। कृषि में हम बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, राइट। बहुत सारी कृषि संबंधित जो उद्योग होते हैं, जैसे चीनी मिलें होती हैं, उसमें जैसे हम जब चिमनी से, देखा होगा आप लोगों ने कि चिमनी से बहुत पोल्यूटेड धुआं निकलता है जिसमें अनेक बीमारियां हो सकती हैं लोगों को। ये हो गया। या हमारा उद्योग में जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया, या हमारा इसमें जो है वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, या ऐसे उद्योगों का हम यूज कर रहे हैं जो कि कोयला पे बेस्ड हैं। जब कोयला जलेगा तो बहुत सारी गैसें ऐसी निकलेंगी जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जो कि हानिकारक होती हैं। तो हम ऐसे मॉडल को अपनाएं या देश में इस तरह से उत्पादन करें किसी, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो आपका उद्योगों में हो, चाहे हम कोई सेवा, हम कोई भी जो है सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो उसमें हम इस तरह के संसाधनों का प्रयोग करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें जो कि वायुमंडल को दूषित करती हैं वो कम से कम हों। और साथ ही इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से ऐसे प्रबंधन किया जाए जिसका उद्देश्य विकास की प्रक्रिया को इस ढंग से संरचित करना है, इसका मतलब जिसपे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, गैसों के द्वारा पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, पेड़ों को कम से कम काटा जाए, जीवों को, चाहे वो जलीय जीव हैं, चाहे वो आकाशीय जीव हैं, चाहे वो पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव हैं, कम से कम इसका उन पे असर पड़े, मानव के स्वास्थ्य पे कम से कम असर पड़े या ना पड़े। तो इस ढंग से हम ऐसी अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये मैंने लिखा है। निर्माण प्रक्रियाएं, चाहे उद्योग धंधों में हो या कोई भी हम निर्माण कर रहे हैं, चाहे हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो अन्य उद्योग स्टील इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उद्योग वस्त्र उद्योग, ये सारी चीज़ें, ऐसी तकनीकों का प्रयोग करना जिससे पर्यावरण पे कम से कम असर पड़े, ठीक। नंबर 2, ऊर्जा का उत्पादन हम कोयले से ना करें। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कोयला हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें अनेक गैसें निकलती हैं
जो कि न कि केवल ह्यूमन हेल्थ को ख़राब करती हैं बल्कि एनवायरनमेंट को भी ख़राब करती हैं। उसमें हमारी जो वर्षा होती है उसमें भी चेंज होता है, एसिडिक रेन होगी, उसमें फसलों पे भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ऐसे संसाधनों का करना जिससे पोल्यूशन ना हो, जैसे सोलर प्लेट्स लगा करके हम सनलाइट से हम लें, या बड़े बड़े जो हवा से ऊर्जा बनाते हैं, ये पंखा लगा रहता है, देखा होगा साउथ में ये चलते हैं, इससे बिजली पैदा होती है। या बायोगैस जो हमने हमारे घरों में देखा होगा, कभी कभी पुराने समय में ज़्यादा था, बायो से भी गैस से बना, गोबर गैस जिसको कहते थे उससे बनाते थे। इसी तरह अगर निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था रखना है या कम से कम पोल्यूशन किसी देश या किसी अर्थव्यवस्था या किसी राष्ट्र द्वारा करना है, तो हमें जो हमारे प्रकृति के जो संसाधन है, चाहे वो जीव हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, चाहे छोटे मोटे जीव जैसे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनका भी हमको कंजर्व करना होगा, उनको भी बचा के रखना होगा। जलवायु परिवर्तन ना हो, इसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मौसम चेंज होगा। जब मौसम होता है किसी 1 घंटा या 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक, जो किस तरह का हमारा टेम्परेचर है, किस तरह का हमारा वहाँ वर्षा होती है, किस तरह की हमारी हवा की स्पीड होती है, इन सारी दशाओं को मिला करके ही किसी भी क्षेत्र का एक मौसम बनता है। जब मौसम में एक लंबे समय तक बदलाव होता रहे, तो जैसे 1 साल 5 साल या 10 साल के बीच में, ठीक, ये तो एवरेज कंडीशन होगी, इनकी एवरेज कंडीशन को कहलाता है मौसम। और मौसम की जो एवरेज कंडीशन जब चेंज होती है 5 साल या 10 साल के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट या जलवायु। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो देखा होगा आपने, जब बारिश होनी चाहिए तो पता चला बारिश नहीं होती है या बारिश शिफ्ट हो गई है। जैसे गेहूं के लिए बारिश होनी चाहिए जनवरी में, लेकिन वो जनवरी में पता चला नहीं हुई, फरवरी में हो रही है। कम होनी चाहिए तो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा होनी चाहिए तो कम हो रही है। और दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, जैसे इसका गलत जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो पता चला टेम्परेचर, ताप में गर्मी ज़्यादा होने लगी या सर्दी ज़्यादा होने लगी। जब गर्मी सर्दी में चेंज होगा तो पशु पक्षियों, छोटे मोटे जीव, यहाँ सब मानव, इनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम होगी, अनेक तरह की बीमारी आएगी। ये सारी समस्याएं जलवायु परिवर्तन से होगी, क्योंकि हमारी जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, वो चेंज हो रहा है। आगे लिखा है, इस तरह की अर्थव्यवस्था आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त जीवन का अधिक अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह का अगर हम पोल्यूशन कम करेंगे तो बीमारियां भी कम होगी। अब आजकल देखा होगा बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं, फसलों में अनेक तरह की बीमारियां आ रही हैं, आदमियों में अनेक तरह की बीमारियां आ रही हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी बहुत तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो अगर ये हमने पोल्यूशन इस तरह ही बनाए रखा और इसको हमने कंट्रोल नहीं किया, तो उसका सीधी सी बात है क्लाइमेट चेंज होगा, उसमें बहुत सारी बीमारियां आएंगी और समस्या पैदा होगी आने वाली संतानों के लिए। अब देखा होगा कि हार्ट अटैक, पता चला छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, पता चला लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है तो फिर वो जा ही नहीं रहा है, या बुखारों में बहुत लोगों की मौत हो रही है, या बहुत तरह की बीमारियां, जैसे कोरोना आ गई, कोरोना का नई तरह की बीमारी या नई तरह का जो इन्फेक्शन ये जो फैलने लगा था, इस तरह की समस्या आ सकती है जो बहुत सारी पीढ़ियों को बर्बाद कर सकती है। अब कैसे ऐसे देशों के नाम लिखा है मैंने जो कि कम से कम पोल्यूशन करते हैं, जैसे डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब ऐसे अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं जो मिनिमम पोल्यूशन करते हैं। और भूटान ऐसा है, जितना वो पोल्यूशन करता है उससे ज़्यादा वो तो आपका जो है हवा पानी को साफ करता है। हवा पानी को ये साफ कौन करता है? बेसिकली ये पेड़ पौधे करते हैं, या हमारी इंडस्ट्री या हमारे काम करने का तरीका ऐसा हो जिससे ऐसी गैसें कम से कम वायुमंडल में हम छोड़ें जो कि कम से कम पोल्यूशन करते हैं। अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा या हम गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, स्कूटर का, बाइक का, मोटरसाइकिल का, ट्रकों का, इसमें सीधी सी बात है पेट्रोल डीजल का प्रयोग होता है। पेट्रोल डीजल जब ये इसमें इंजन में जब इनका दहन होता है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं। देखा भी होगा आपने, दिल्ली में देखा है, जब पोल्यूशन पीक पे होता है तो सबसे पहले इंडस्ट्री को बंद करते हैं दिल्ली में, फिर वो ये वाहनों को भी बंद कर देते हैं कि आज ये इवन नंबर वाले वाहन चलेंगे, आज ये ओड नंबर वाले वाहन चलेंगे।
तो अगर हमारे पास पर्याप्त रूप में वन है जो कि या पेड़ हैं ये हमारे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और इसको आपका ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, साथ ही ये टेम्परेचर को भी डाउन रखते हैं पेड़ पौधे। तो अगर हम माना उदाहरण जैसे मैं देता हूँ, 100 किलोग्राम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने कामों से, चाहे हम बाइक चला के, गाड़ी चला के, या इंडस्ट्री से, या ट्रेन से, या कोयला आधारित जो भी हमारे इंडस्ट्री है, चाहे हम बिजली बना रहे हैं उसको, इसलिए सरकार, देखा होगा तुमने आप लोगों ने कि सरकार जोर दे रही है कि सोलर प्लेट का यूज करो ताकि बिजली कम से कम हम कोयले से बनाएं, और सोलर में इस तरह का कोई पोल्यूशन है भी नहीं। तो अगर हम 100 किलो, इस पे आता हूँ मैं, अगर 100 किलो हम ये बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, और हमारे पेड़, हमारे पास पौधे और वन और जंगल इतने हैं कि 50 किलो ही एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि 50 किलो ज़्यादा छोड़ रहे हैं हम, किस में, वायुमंडल में, राइट। लेकिन भूटान ऐसा नहीं करता है। भूटान अगर 50 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अपने कामों से वायुमंडल में छोड़ रहा है, तो उसके पास इतने वन घने जंगल हैं कि वो 100 किलो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। तो ये किसका उदाहरण हुआ, ऋणात्मक। इसके बाद आते हैं ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, या इसको भूमंडलीय उष्णन भी कहते हैं, या इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ। अब सन से लाइट आती है अर्थ पे, इसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। किसके रूप में आती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक तरह का रेडिएशन है जो कि निर्वात में भी चल सकता है, किसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और ये बेसिकली फिजिक्स का टॉपिक है कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं। सीधी सी बात है कि जो ऊर्जा सन से अर्थ तक आती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा कहते हैं। अब सन से लाइट आई अर्थ पे, अर्थ क्या है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ अनेक गैसें फैली हुई हैं लगभग 20 किलोमीटर तक, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। सन से लाइट आई अर्थ पे, अर्थ ने कुछ एब्जॉर्ब किया और कुछ इसको बाहर भेज दिया, इसके कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। लेकिन यदि हम अपने क्रियाकलापों से, अपने उद्योगों से, या अपने अब जो हम ट्रेन या प्लेन या फिर बाइक या फिर इस ये कारें, ट्रक, अगर इनसे जो हैं हम गैसें, इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें जो कि ज़्यादा इसमें वायुमंडल में छोड़ देंगे, तो जितनी सोलर लाइट आती है उतनी वापस नहीं जा पाएगी, उतनी वापस नहीं जा पाती है, तो ये इन गैसों में ट्रैप हो जाती है। क्योंकि मान लिया हमने अपने क्रियाकलापों से, किसी देश ने अपने उद्योगों से, धंधों से, सेवाओं से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें बढ़ा दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोलर लाइट को अवशोषित करता है, और इसको आने तो देता है ये, लेकिन इसको बाहर जाने नहीं देता है। अब जाने नहीं देगा तो सीधी सी बात है, इसको ये रोक के रखेगा, रोक के रखेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर, ताप अर्थ का बढ़ेगा, सीधी सी बात है, गर्मी ज़्यादा होने लगेगी, तो ग्लोबल में वार्मिंग हो जाएगी। लिखा है ग्लोबल का मतलब पूरी पृथ्वी, ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, इसका मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी का उष्मन हो गया, इसका मतलब गर्म हो गई वो, या भूमंडल, भूमंडल भी पूरी अर्थ को ही बोलते हैं। और इस इफेक्ट को या इस घटना को बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव। देखा होगा हरित ग्रह इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि अब जब हम जो पेड़ पौधों की जो नर्सरी होती है तो उसमें कुछ जो है घर बने रहते हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगा के रखते हैं जिनको ज़्यादा ताप की ज़रूरत रहती है। तो उसमें क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, अब पड़ती अंदर आ तो गई लेकिन उतनी जा नहीं पाती, तो बाहर के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। तो जो सब्जी वो नेचुरल तरीके से पकाना होता है उनको, या कोई उनको कोई पेड़ पौधा बड़ा करना रहता है, तो जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें ताप ज़्यादा रहता है। गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, गर्मियों में गाड़ी देखो खड़ी करके रखो, शीशा बंद करके रखो, तो जितना बाहर होती है गर्मी, जब हम गर्मी में गाड़ी खड़ी रहती है, जब हम उसके अंदर घुसेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहती है अंदर से, कि वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह कार्य करती है, क्योंकि सनलाइट अंदर आई तो
लेकिन वो वापस उतनी रूप में जा नहीं पाती जितना जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर गाड़ी के अंदर ज़्यादा होता है। तो ऐसी गैसें जो ग्रह के वातावरण अर्थात पृथ्वी के औसत ताप को बढ़ा देती है। इसका मतलब हमारे क्रियाकलाप से जो आना चाहिए था, जब हमने यहाँ पे गैसें बढ़ा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें जो कि ताप को बढ़ाती हैं, अब जब बढ़ गया है तो ये सनलाइट जितनी आई, जितनी वापस जानी चाहिए थी, इन्होंने अवशोषित कर लिया और टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ गया। और ऐसी गैसों क्या कहते हैं? ऐसी गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। और इससे जो टेम्परेचर बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, तो हमें सीधा सा लिखना है इसमें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी में के ताप को बढ़ाने की प्रक्रिया है। और ये क्यों बढ़ता है? जब पोल्यूशन करने से, प्रदूषण होने से या विभिन्न गैसों के एटमॉस्फेयर वायुमंडल में जो कि पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है, उसमें यदि हम इन ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा देते हैं तो जितनी पृथ्वी पे सूर्य से ऊष्मा आती है या ऊर्जा आती है, उस रूप में उतना रूप में वो या उतनी मात्रा में वापस जा नहीं पाती है, जिसके कारण पृथ्वी का औसत ताप बढ़ सकता है या बढ़ जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इस प्रभाव क्या उत्पन्न हुआ है? प्रभाव ये उत्पन्न हुआ है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया, यही तो प्रभाव उत्पन्न हुआ। और जब प्रभाव ये उत्पन्न हुआ तो इसको हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब समस्या क्या होगी? टेम्परेचर चेंज हो गया जब पृथ्वी का ताप बढ़ा, बर्फबारी के पैटर्न में भी चेंज हो गया। पता चला जहाँ बर्फबारी होनी चाहिए वहाँ बर्फबारी नहीं होती। मौसम के पैटर्न में चेंज हो गया, अब मौसम के पैटर्न में बारिश में चेंज हो गया। सूखा जहाँ पड़ता था, पता चला सूखा ज़्यादा पड़ने लगा। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती थी वहाँ पे कम ज़्यादा होती थी, तो कहीं कम होने लगी, कहीं ज़्यादा। और भी अन्य समस्याएं आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या उसमें होते हैं। सीधी सी बात है कि यदि ग्रीन हाउस गैसेज या ऐसी गैसें जो पोल्यूशन फैलाती हैं, जो पोल्यूशन करती हैं, वो पृथ्वी के औसत ताप को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण बहुत सारे मौसम में परिवर्तन होते हैं, मौसम के पैटर्न में बदलाव होता है, जिसके कारण क्लाइमेट में चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज मैंने बताया, मौसम क्या हो गया, किसी घंटा, एक दिन, 2 दिन या 10 दिन तक की टेम्परेचर क्या है, बारिश कैसे होती है, राइट। और उसके बाद जो है आपका उस टाइम पे विंड कैसी है, हवाएं कैसी हैं, इसकी औसत दशाएं ये कहलाता है मौसम। और जब यही 5-10 साल तक इसके औसत मौसम को जलवायु बोलते हैं। अब जब इस चीज़ में चेंज होने लगेगा तो उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। अब आगे पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसें जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में जाने पर क्या करते हैं? पृथ्वी के औसत ताप को बढ़ा दिया, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ गया। इसी को भूमंडलीय ऊष्मन कहते हैं, इसी को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो वो कौन सी गैसें हैं ऐसी जिसको हम फिर रोक सकें या जिसको हम वायुमंडल में जाने ना दें अपने विभिन्न उद्योगों के द्वारा? ठीक, तो जोसेफ वारियर, इन्होंने इसकी सबसे पहले कंसेप्ट जोसेफ वारियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। उन्होंने कहा था कि जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा खतरनाक है इसमें, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, और ये CFC, SCFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अब हम ये सुनिश्चित करें कि जो भी हम काम करें अपना, तो उसमें ये गैसें, और भी बहुत सारी गैसें हैं लेकिन मुख्यतः ये गैसें हैं जिससे इनका उत्सर्जन हमारे क्रियाकलापों या हमारी इंडस्ट्री, हमारे उद्योग, हमारे काम धंधों, हमारे कृषि कार्यों में इन सब गैसों का उत्सर्जन ना होना पाए। ठीक, तो ये इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन्हीं 4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज के नाम लिखो, तो सबसे पहले तो याद रखना CO2 तो लिखना ही लिखना है। ठीक, अब हम जो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या फिर ट्रक चलता है, या सार्वजनिक परिवहन बसें चलती हैं, इन सब में जो भी हमारा इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हमारी चाहे फैक्ट्री चल रही है, चाहे वो शुगर फैक्ट्री है, चाहे वो कपड़ा फैक्ट्री है, चाहे वो कोई सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक,
चाहे वो कोयले पे आधारित बिजली बना रहे हैं हम लोग, कोई देश बना रहा है बिजली, तो ये सब में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये निकलती हैं। ठीक। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के स्तर में वृद्धि होना, जिससे पृथ्वी का, ये मैंने बता दिया, औसत ताप बढ़ रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष कारण है। प्रत्यक्ष कारण ग्लोबल वार्मिंग का क्या है? ऐसी गैसेज जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। यदि हम अपने क्रिया, कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी देश अगर उसको बढ़ाता है अपने क्रियाकलापों के थ्रू, तो वो होता है। अब मानव जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है, वृद्धि होगी तो हमें ज़्यादा बिजली चाहिए होगी, तो हम कोयला ज़्यादा फूकेंगे। ज़्यादा हमको वाहन चाहिए होंगे, तो हम वाहन, अब जब ज़्यादा वाहन होंगे तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा गैसें निकलेंगी, ज़्यादा तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी होगी ये सब गैसें। जनसंख्या वृद्धि होने से ज़्यादा हमें जो है कपड़ा मिलें लगानी पड़ेंगी, ज़्यादा हमें शुगर मिलें लगानी पड़ेंगी, ज़्यादा हमें ईंट के भट्टे लगाने पड़ेंगे। जनसंख्या है तो ज़रूरत पड़ेगी। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ेगा, वही पेट्रोल का, डीजल का, ठीक, या अन्य गैसेज का जो हम प्रयोग करते हैं। वनों का कटना और भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन, सीधी सी बात है, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो हम वन काट के तो मकान दुकान बनाएंगे, लोगों को ज़्यादा घर चाहिए होंगे। जब वन कटेंगे, पेड़ कटेंगे, तो वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अभी पहले मान लिया 100 पेड़ थे, जनसंख्या बढ़ी, 20 पेड़ काट के मकान बनाने पड़ गए, तो 80 पेड़ बचे। तो जितना 100 पेड़ सोख रहे थे, अब 80 पेड़ सोख रहे हैं। एक तो हमें ये ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से पेड़ भी हमारे कम हो गए। इसलिए सरकारें क्या कर रही हैं अब, कि वो ध्यान दे रही हैं बहुत ज़्यादा किस पे, पेड़ लगाने पे, वनीकरण करने पे, इसको बोलते हैं फॉरेस्टेशन, राइट। बायोडायवर्सिटी की हानि हो रही है, वन्यजन की अवैध बनावट भी है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जो पोल्यूशन को कम करते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज या शोर वाला पोल्यूशन है, प्रदूषण है, इसको कम करते हैं। सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जो वन्य जीव हैं, वनों में रहने वाले जीव हैं या पशु हैं, पक्षी हैं, इन सब की भी जो है वो पॉपुलेशन कम हो रही है या ये मर रहे हैं, और जिसके कारण भी डिसबैलेंस हो रहा है अर्थ में, ठीक। और उसके बाद जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, ये संवेदनशीलता में कमी। सीधी सी बात है, हमको ज्ञान नहीं है इतना, हमारे पास उतनी स्किल नहीं है, लोगों को अपने पर्यावरण के बारे में नहीं पता है कि हम किसको इसको हमें सहेज के रखना है। कम से कम सोचें कि हम करें कि पोल्यूशन हम कम से कम करें। अब किसी की बाइक से अगर धुआं निकल रहा है और उसका इंजन बैठा हुआ है, तो वो 50-100 दिन ऐसे ही घुमाएगा उसको ले जा करके, उसको नहीं पता कि वो कितने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज वायुमंडल में छोड़ रहा है और उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। या हम ये देखो, पॉलीथीन हम जला देते हैं, कितनी भयंकर और खतरनाक गैसें पॉलीथीन से निकलती हैं, लेकिन रोज लोग सर्दी में जो है, जाड़े में वो अपना सिकाई कर रहे हैं उसी को, पॉलीथीन को जला करके। तो ये हमारे पास संवेदनशीलता, सेंसिटिव सेंसिटिव नहीं है हम इसको, और न हमको हमारे ज्ञान है। इसीलिए देखो बीए में भी इस पेपर को शामिल किया एनवायरनमेंट को, क्योंकि एक लोग दो लोग से नहीं होगा कुछ कि इसको हम कैसे, इसको आप पर्यावरण को हम सही करें, या हम ग्लोबल वार्मिंग को हम रोकें, या हम अपनी अर्थ को कैसे हम सहेज के रखें, और इसकी कितनी भयंकर दुष्परिणाम होंगे, ये अब धीरे धीरे इसमें जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए हर पेपर में शामिल किया, चाहे बीएससी हो चाहे बीए हो, पढ़ने वाले के लिए। अब प्रभाव क्या पड़ेगा इसको ग्लोबल वार्मिंग का? ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया, पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि, ठीक। कैसे वृद्धि? हमने वायुमंडल जो हमारे आसपास फैला हुआ है, इसमें हमने इस तरह के क्रियाकलाप अपनी धरती पे कर रहे हैं, अपने देश में कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज क्या हो रही हैं कि बढ़ रही हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज नहीं रहेंगी तो पृथ्वी तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, जितनी उष्माइश सब चलेगी, लेकिन ये गर्म करके भी रखती है। लेकिन इसको बैलेंस रखना जरूरी है। अगर ये बैलेंस डिसबैलेंस होता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो सारी चीज़ें प्रॉब्लम में चली जाएंगी। कैसे?
इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ेगा यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी, इसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जो ग्लेशियर हमारे ऊपर हैं पिघलेंगे। अब पिघलेंगे तो इनका पानी नदियों में आएगा, समुद्र में पहुंचेगा। अब समुद्र का जो है जो लेवल यहाँ तक था, अब समुद्र का लेवल जब ज़्यादा पानी आने लगेगा तो बढ़ जाएगा। इसके आसपास जो भी हैं देश वो डूबेंगे, शहर डूबेंगे, लोग प्रभावित होंगे। ठीक, जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होगी, वर्षा भी अधिक होगी। जब ताप बढ़ेगा, अब ताप बढ़ा तो वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ। वाष्प भाई क्या होता है, वर्षा कैसे होती है? ये पानी है, ताप बढ़ा, ये जल वाष्प में बन करके ये ऊपर गई, ऊपर जाती जाती रही, यहाँ पे ठंडी होगी और बारिश हो गई उसके बाद। यही तो जल चक्र कहलाता है। कहीं पे ये बर्फ़ गिर गया इस पानी का, फिर बर्फ़ बन गया, फिर बर्फ़ पिघला, बर्फ़ पिघल के फिर समुद्र में आया, फिर समुद्र में आकर के वाष्पीकरण हुआ, फिर वो ऊपर चला गया, फिर बारिश हुई। ये इस तरह चक्र चलता रहता है। लेकिन जब ताप बढ़ेगा, ज़्यादा हिमनद पंख पिघलेंगे, जो हमारा बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। समुद्र का लेवल बढ़ गया, समुद्र का लेवल बढ़ गया तो क्या होता है कि इसमें आसपास के लोग प्रभावित हो गए। अब बहुत सारे देशों पे खतरा है, जो देश डूबने वाले हैं। अगर इस टेम्परेचर को बढ़ते हुए नहीं रोका गया, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर उनका उत्पादन को कम नहीं किया गया तो सीधी सी बात है जलवायु परिवर्तन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो समुद्र जो है वो अब हिमनद पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, जो कि बेसिकली पोलर एरिया में है, या जो जैसे हिमालय हैं वो भी ऊपर की तरफ हैं। ठीक, और जब ये पिघलेंगे तो बहुत सारे देशों में समस्या पैदा हो जाएगी। नंबर 3, सागरीय तापमान में वृद्धि से सागरीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रवाल भी मरने लगेंगे। अब प्रवाल क्या है कि एक तरह का ये भी समुद्री जीव होता है। लाखों करोड़ों की संख्या में एक जगह रहते हैं। बहुत सारे समुद्री जीवों का ये भोजन प्रदान करता है और उनको घर भी देता है। ठीक, समुद्र का डिसबैलेंस हो जाएगा, हो सकता है समुद्र जो है एसिडिक हो जाए, हो सकता है बहुत सारी मछलियां इसके कारण मर जाएं। बहुत सारे लोग तो समुद्री जीवों पे भी निर्भर हैं खाने पीने के लिए। हर जगह वेज थोड़े ही हैं, नॉन वेज भी तो खाते हैं। जैसे कोलकाता ही हमारा ले लेते हैं, कोलकाता में क्या है, मछली चावल सबसे ज़्यादा चलता है। और सीधी सी बात है, घूम फिर के सारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग होगी सारे जीवों पे प्रभाव पड़ना है, और सबसे ज़्यादा समस्या आदमी हो, मानव को प्रॉब्लम इसका फेस करना पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि पे भी समस्या होगी। अब कृषि पे कैसे समस्या होगी, देखो कैसे लिखा है, कृषि पे समस्या होगी, ये मैं बताता हूँ। जैसे हम धान की बुआई करते हैं, अब धान में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। पहले क्या होता था, सही समय में बारिश होती थी, निश्चित मात्रा में बारिश होती थी, तो हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पता चला 2 महीने बरसात के गुजर गए, बारिश ही नहीं हुई। बारिश हुई तो कहीं और ज़्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, डिसबैलेंस होता है, ये ध्यान रखना। पता चला जहाँ बारिश होती है वहाँ सूखा पड़ गया है, जहाँ सूखा होता है वहाँ बारिश पड़ गई। जलवायु परिवर्तन से या ग्रीन हाउस गैसेस से या ये जो ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा रहा हूँ इससे इससे सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो सकती हैं। ठीक, तो कृषि में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, ऐसे क्षेत्र अनेक प्रभावित होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस समस्या के नियंत्रण हेतु सबसे पहले तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देना है हमको। इसका मतलब जो कोयले से हम बिजली बनाते हैं, सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। देखा होगा पिछले 5 सालों में सोलर लाइट लोग बहुत लगाने लगे हैं, सोलर प्लेट्स। ठीक, सीधी सी बात है, इससे सरकार पे कोयले से बिजली बनाने पे लोड कम होगा, कोयला कम जलेगा, कोयला कम जलेगा तो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन कम होगा, इमिशन कम होगा तो सीधी सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होगी। साथ ही जैविक खादों का भी प्रयोग करो। ऊर्जा स्रोतों जो मैंने बताया, चाहे सोलर लाइट हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे ये बायो एनर्जी हो, ठीक, इन सब का हम अपनी लाइट पैदा करने के लिए प्रयोग करें। जैविक खादों का भी प्रयोग करें। अब केमिकल कम यूज करते हैं, केमिकल को बनाने में भी किसी फैक्ट्री में या उद्योग में
जो है बहुत केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेज कहीं ना कहीं मिशन होता है। जब हम खेत में खादों को डालते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम गेहूं में डालते हैं या गन्ने के खेत में इसको डालते हैं तो वहाँ भी एक गैस सी बनी रहती है, उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, वो भी वायुमंडल में ही जाते हैं। और ये हम औद्योगिक जो अपने विकास करें, नए उद्योग लगाएं, तो इसमें हम ग्रीन तकनीकी के विकास को बल दिया जाना चाहिए। ग्रीन तकनीकी का मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जो कि इस तरह की गैसों को पैदा ना करें जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान होता हो, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता हो, जिसके कारण जो है वो समस्या पैदा होती है। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे हम समुद्र का बढ़ता स्तर। ये भी समुद्र का बढ़ता स्तर मैंने बताया, ये भी संबंध है इसका भी ग्लोबल वार्मिंग से। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा, पृथ्वी का औसत ताप बढ़ गया, औसत ताप बढ़ गया तो पृथ्वी गर्म होगी, भूमंडलीय उष्मन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ। और ग्लोबल वार्मिंग होने से हिमनद या ग्लेशियर जो भी ऊपर हैं पोलर एरिया में वो पिघले, पिघले तो नदियों में पानी ज़्यादा आया, नदियों में जितना एवरेज पानी आता है तो समुद्र उससे ज़्यादा पानी आएगा, जितना ये समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है आसपास के देश भी समस्या, शहरों को समस्या होगी पहले, फिर हो सकता है जो आसपास समुद्र लेवल के हैं वो देश डूब जाएं। तो ये आपके पास टॉपिक है एक समुद्र का बढ़ता स्तर, तो इसका मतलब भी है कि आपका जो लेवल है वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि, किससे वृद्धि होगी ये समुद्र के लेवल में? ग्लोबल वार्मिंग से। प्रभाव क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोस्टल इरोजन होगा। इसका मतलब जब समुद्र यहाँ है और यहाँ पे शहर बसे हुए हैं तो ये जो तट हैं उनको तोड़ करके घुसेगा अंदर, इरोजन करेगा। किसका? कोस्टल का। समुद्र तटों, पारिस्थितिक तंत्र, तटीय रेखाओं पर मानव बस्तियों को खतरा होता है। सीधी सी बात है, लोग बसावट का अपना घर बनाए हैं, इनको समस्या पैदा होगी। बाढ़ आएगी जब पानी घुसेगा निचले तटीय क्षेत्रों में, जो द्वीपों में घुसेगा उसमें तूफान और ज्वार के दौरान बाढ़ बढ़ने का खतरा रहता है। ठीक है, बाढ़ भी आ सकती है। खारा पानी होता है समुद्र का, जब अंदर घुसेगा तो मीठे पानी में आएगा, वाटर लेवल में एंटर कर सकता है, जिसके कारण पानी में वैसी समस्या पूरे विश्व में बनी हुई है। ठीक, जब पानी में ये मिल जाएगा तो सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम फसलें उगाते हैं, उसमें भी समस्या पैदा होगी, फसल खराब हो जाएगी खारा पानी से। समुदायों का विस्थापन होगा, लोगों का विस्थापन होगा। जब लोग आसपास के शहर डूबेंगे तो ये तो अपना थैला वैला उठा करके दूसरे शहर जाएंगे, दूसरे शहर में अपना घर ठिकाना ढूंढेंगे। समस्या वहाँ के लोगों को पैदा होगी और यहाँ के लोगों को भी पैदा होगी, अपना घर छोड़ना, अपना शहर छोड़ना। ठीक, ये लिखा है, जिससे प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी पर भी, आर्द्र भूमि और मुहाने सहित तटीय पारिस्थितिक तंत्र खतरे में है। बहुत सारी मछली पालन होता है, उसमें समस्या होगी। बहुत सारे जीव जो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो एक निश्चित टेम्परेचर के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, जैसे जैसे ये प्रवाल होते हैं, ये अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो बहुत सारे प्रवाल मर जाएंगे, बहुत सारे प्रवाल मर गए तो बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां मर जाएंगी, बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां मर गई तो अन्य जीव हैं समुद्र के जो उनके ऊपर निर्भर हैं उनको समस्या पैदा हो जाएगी, इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। किसका? समुद्र का। और जब इसका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो जो मानव इस पे जो है समुद्री जीवों पे निर्भर है उसका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। उपाय क्या है? फिर वही उपाय है इसके, भाई जलवायु परिवर्तन को कम करो, ग्रीन हाउस गैसेज का उत्पादन कम हो, पर इसका आपका ऐसी हम स्ट्रेटजी हम लागू करें सरकार जिससे कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज जो है इमिशन हो उनका। हम पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, उद्योगों पे इस तरह की चीज़ें करें कि जो ऐसी गैसें बाहर इमिशन ना करें उनकी चिमनियों से, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज वायुमंडल में बढ़ती है। जैसे क्या होता है, ईंट का भट्टा है, ईंट के भट्टे के ऊपर इन गैसों में फिल्टर लगाया जाता है। ठीक, ये ऐसी टेक्नोलॉजी का जो है यूज किया जाता है जिससे ये गैस से कम बने, कम से कम बने, इनको जो है इनको रिमिडी करके, इनका उपचार करके तभी इनको वायुमंडल में छोड़ा जाए। अब समुद्र का बढ़ता स्तर को हम कैसे रोक सकते हैं? एक तो यही हो गया जलवायु परिवर्तन, समुद्री दीवारों का निर्माण कर सकते हैं, मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक
बफर्स को बहाल कर सकते हैं। मैंग्रोव ये कांटेदार पौधे होते हैं समुद्र के, अपना शहर के आसपास लगा लो उनको, और ये जो है समुद्र का पानी घुसने से रोकेंगे। देखा होगा अगर कहीं पेड़ पौधे खड़े हैं तो बाढ़ का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि पानी तोड़ता है तो ये बाढ़ इनको, ये पेड़ इनको रोकते हैं। और अगर सपाट भूमि होती है तो पानी घुसा चला आता है। तो ये मैंग्रोव हम लगा सकते हैं। स्थायी भूमि उपयोग योजना विकसित करना, ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब लोगों से हम टेक्नोलॉजी का सहयोग मिले ताकि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस यूज हो, कम जो है पैदा हो, और साथ ही जो है ऐसी कुछ पैसा मिले गरीब देशों को अमीर देशों से, जिससे वो कम से कम इस तरह के, जैसे सोलर लाइट है ना, सोलर लाइट में क्या होता है कि अब महंगा है और फिर अफोर्डेबल नहीं है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े सोलर के प्लांट लगा लें, तो उनको पैसे से सहायता दिए जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो सस्ती सस्ती हो, ये हमें करना है। इसके बाद है तूफानों और चक्रवातों के बीच जैविक प्रभाव। तूफान किसे कहते हैं भाई? ये वायुमंडलीय कंडीशन होती है, ठीक, जिसमें तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश होती है, ठीक, जिसके कारण जो है हो सकता है बाढ़ आ जाए, या हो सकता है जो है जन धन माल इसकी हानि हो जाए। तो ये क्या प्रभाव डालते हैं? कौन सा प्रभाव? जैविक। देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जब भी जैविक की बात आती है तो यार इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल या बायोटिक भी बोलते हैं, ये लगभग सेम है, ये इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। इसमें दो चीज़ें आती हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, जिसमें भी जान है वो उसको जैविक हम बोलते हैं, ठीक। अजैविक हो गया जो कि निर्जीव है, जैसे हम बात करेंगे जल की, जैसे हम बात करेंगे वायु की, जैसे हम बात करेंगे सनलाइट की, जैसे हम बात करेंगे खनिज लवण की, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब अजैविक पदार्थ में आते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। तो बायोलॉजी पे मतलब ये जैविक जीव जंतु पेड़ पौधे पे क्या प्रभाव पड़ेंगे? तूफानों से भारी वर्षा हो सकती है, तूफानों से बाढ़ आ सकती है, वो मैंने कोस्टल इरोजन बताया है, तटीय क्षरण, पानी अंदर घुस सकता है। पानी अंदर घुसेगा तो क्या होगा कि वो हमारी कृषि भूमि को ख़राब करेगा, वो पानी पीने के स्रोतों को ख़राब करेगा। जब इसको मानव लोग इसको यूज करेंगे तो उसको समस्या पैदा होगी। जब तूफान चक्रवात और बाढ़ ये सब चीज़ें होगी तो लोग वहाँ से थैला उठा के भी चलेंगे, समुदायों का विस्थापन होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे प्रॉब्लम होगी। ये भी मैं बता चुका कि हमारे अलग अलग जीव जंतुओं का साथ साथ रहना क्यों जरूरी है, ठीक। परवाल भित्तियों को समस्या, मैंग्रोव और आर्द्र भूमि सहित तटीय पारिस्थितिक तंत्र को समस्या, ये सब समस्या। पारिस्थितिक तंत्र भी बता देता हूँ यहाँ, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ये होता है कि ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच का संबंध या एक सिस्टम बनाता है, जिसको हम भाई जैविक घट अजैविक पे हम निर्भर है ना। अब मान लिया जैविक में एक उदाहरण लेता हूँ मानव का, तो मानव जल पे, मैं हूँ मानव, जल पे निर्भर है, ठीक। अजैविक वायु पे मैं निर्भर हूँ, मैं सनलाइट पे निर्भर हूँ, मुझे ये सब खनिज लवण अपने खाने में भी चाहिए, मैं एक अच्छी एयर मुझे जीने के लिए भी चाहिए। तो इस तरह सारे जैविक अजैविक आपस में एक ये सिस्टम है इनका, और आपस में अंतर संबंधित है, तो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो इस पे जैविक पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे पे अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जब कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये सिस्टम जो है ये गड़बड़ होगा, और जब सिस्टम गड़बड़ होगा तो लोगों पे, मानव पे या जीव पे, जंतुओं पे, पेड़ों पे, पौधों पे ये प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ हमको देखना है। जलवायु परिवर्तन ये भी इसी से रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों सदियों, ये मैं बता चुका हूँ, या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। मौसम का परिवर्तन 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 10 दिन तक है, लेकिन जब ये कोई चीज़, ये मौसम ये तो कहलाता है मौसम, और एवरेज मौसम या मौसम में 1 साल 5 साल लगभग 10 साल तक जब वो मौसम मिलकर के ही ये जलवायु बनाता है। औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। औसत ताप
औसत वर्षा, औसत हवा, इन सब चीज़ों को मिला के बनता है मौसम। तो जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है? जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाने से। फिर वही ग्रीन हाउस गैस, जिसने ग्रीन हाउस गैस समझ लिया, जिसने ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्णन समझ लिया, ठीक, जिसने इसके प्रभाव समझ लिया, वो सब चीज समझ गया, चाहे मौसम हो, जलवायु हो, समुद्र का बढ़ता स्तर हो, ठीक, उसके प्रभाव हो, उसके कारण हो। तो ये हो गया जलवायु परिवर्तन। ये सब इंटरकनेक्टेड विषय हैं भाई। ठीक है जी, ठीक, ओके। क्या प्रयास किए? विश्व भर ने, विश्व के देशों ने क्या प्रयास किए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए? तो सबसे पहला जो प्रयास किया सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि हुआ था 1939 से 45 के बीच में, कि जलवायु परिवर्तन पर वर्ल्ड लेवल पे शुरू हुई चर्चाएं। पहले बार द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद पहला सम्मेलन इन्होंने किया स्टॉकहोम में, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक, किस सन में? 1972 में पहला सम्मेलन आज आयोजित हुआ। सबसे पहला उन्होंने बात की भाई पर्यावरण को कैसे ठीक रखा जाए, ग्रीन हाउस गैसेज किस तरह से कंट्रोल किए जाए, औसत ताप पृथ्वी का 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे, इसको कैसे हम जो है वो बना के रखा जाए। तो सबसे पहला इस बात पे डिस्कशन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। कब? 1972 में। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। स्वीडन कहाँ है? यूरोप में। ठीक, उसके बाद इसी में इन्होंने जो है गठन किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, पर्यावरण का। ठीक, 1972 में ही यूएनईपी का गठन हुआ। इसमें क्या था? पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य करता है, प्रदूषण को कैसे रोकना है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बढ़ाना है, इसके ज्ञान को कैसे बढ़ाना है, ये सलाह देता है विभिन्न देशों को। ठीक, ये तकनीकी सहायता भी, टेक्नोलॉजी असिस्ट भी करता है देशों को। ठीक, ये बहुत सारे समझौते पर्यावरण, ताकि कम से कम उसका नुकसान हो, ग्रीन हाउस गैसेज को कम से कम इमिशन हो उनका, इस सारी चीज़ों को ये कोऑर्डिनेट करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? ये केन्या की कैपिटल नैरोबी है, जो कि अफ्रीका में है। और इसी समय 1972 से जो शुरू हुआ था, वो हुआ था पर्यावरण दिवस मनाना। बहुत क्वेश्चन आता है ये पर्यावरण दिवस का, बहुत सारे एग्जाम्स में, न कि केवल बीए में, बल्कि कंपटीशन पीसीएस या आईएएस लेवल तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 5 जून को, ताकि इसका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता इसकी बढ़ाई जा सके। ठीक, तो इस तरह से यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे, और इसके आगे सेकंड वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये पृथ्वी सम्मेलन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द